सॉल्यूशन क्या होता है? हु इज टेलिंग मी द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? Mixture of Mixture of solute. solvent or solute. नहीं, बेटर, अभी भी ये क्लियर नहीं है। Saturated नहीं है। नहीं, कौन कोई ढंग से डेफिनेशन नहीं बोल पा रहा है सॉल्यूशन की? Homogeneous mixture of two substances. वेरी गुड, होमोजीनियस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो वही है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। होमोजीनियस का मतलब Uniformly mixed everywhere. सिंगल फेज, ठीक है? Yes, sir. Sir. ओके। तो अब मेरे पास मान लीजिए दो चीजें हैं, एक चीज है ए, एक सब्सटेंस और एक सब्सटेंस है बी। मैंने इन दोनों को मिलाया, ये सॉल्यूशन देंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसकी क्या कंडीशन होगी? सर सॉल्युबल होना चाहिए दूसरा। यार ये तो बहुत, Miscible होने चाहिए। क्या होना चाहिए? Miscible. वही तो हुआ। मिसिबल, सॉल्युबल, ये तो मतलब वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अच्छा, और कुछ? Out होता है उसमें। Phase same. मतलब HCl पानी में डाला वो सॉल्यूशन नहीं है निशी? नहीं है, ओके। हाँ तो वैसा नहीं होगा, ओके सर। Same phase. मतलब सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे सॉल्यूशन नहीं बन सकता है? बन सकता है। देखो बिल्कुल लॉजिक बेसिक वाले सही रखने हैं अपने को। दो चीजें मिलाते क्या क्या बन सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑन मिक्सिंग ए एंड बी? एक C बनेगा या तो फिर A और B रह जाएगा। ए और बी या तो ऐसा हो जाएगा कि अलग अलग लेयर्स में बैठ जाए या फिर मिक्स हो जाए। इन सब के कुछ नाम पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड में? हाँ इमिसिबल। Heterogeneous या फिर homogeneous mixture बन। नहीं, इमिसिबल और इमिसिबल। Colloid. एक ये वर्ड तो अभी सुना है, करेक्ट? यस सर। एक ये वर्ड भी सुना होगा, हाँ हाँ यस सर। और तो ये 10th में नहीं था। सर ये याद नहीं है। सस्पेंशन याद नहीं था तुम्हें? अरे सस्पेंशन में वही ना, वो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर ऐसा फ्लोट करते रहता है अंदर। अरे पत्थर पानी में डाला क्या होगा? Suspension. सस्पेंशन। पानी में मिट्टी डाली क्या होगी? सस्पेंशन। कोलॉइड। सस्पेंशन होगा। Suspension. नहीं होगा, सैंड विल सेटल डाउन इन वाटर। ओके, सर कोलॉइड क्या होता था? सर आप एक बार फिर से बता दो, कोलॉइड और सस्पेंशन में को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो तुम अगर दो चीजों को मिक्स करोगे ना, तो या तो वो दोनों सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे पानी में NaCl डाला, ठीक है? हाँ यस सर। तो ये होता है सॉल्यूशन। या वो दोनों सस्पेंशन बना सकते हैं, जैसे रॉक वाटर में डालो, ठीक है? हाँ सर। यस सर। और एक इन दोनों के बीच की सिचुएशन होती है कोलॉइड। कोलॉइड का एग्जाम्पल जैसे ब्लड।
ब्लड ब्लड मिल्क तब भी नहीं विजुलाइज कर पाओगे। सबसे अच्छा है टूथपेस्ट, बटर। बटर क्या प्योर सॉल्यूशन है बटर? नहीं, और सस्पेंशन भी नहीं है। ठीक है, Yes. सर वो विजुलाइज नहीं हो रहा है। बेटा दो चीजें मिक्स की, वो सिंगल फेज भी नहीं है और दो फेज अलग अलग बिल्कुल दिख भी नहीं है। हाँ सर। यस सर। ओके सर। सर तो फिर ब्लड को सस्पेंशन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अगर वो मिक्स नहीं है और सर आप म्यूट पे हो। सर पे गया हूँ। कॉल पे है। हाँ यस, सॉरी। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि दो चीजें मिक्स की, या तो सॉल्यूशन बन सकता है या कोलॉइड या सस्पेंशन। ठीक है, यस सर। अब अगर दो चीजें मिक्स की तो सॉल्यूशन बनने की क्या कंडीशन होती है? सॉल्यूशन तब बनेगा दो चीजें मिक्स करने पे, भाई जो सब्सटेंस ए है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। यस सर। सब्सटेंस बी के बीच बी के मॉलिक्यूल्स के बीच भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। अगर ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेरेबल है तब तो ए और बी को मिक्स करने पे सॉल्यूशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, सर मतलब क्यों नहीं मिलेगा, उसमें क्या होगा? तोड़ नहीं पाएगा ना। एक के अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर है, दूसरे के स्ट्रॉन्गर हैं, तो उसके मॉलिक्यूल आपस में एक साथ रहना चाहेंगे, वो क्यों ओके सर। एक के साथ मिक्स होंगे। ओके, हाँ यस सर। and therefore we say that correct। यस यस सर। यस सर। तो सॉल्यूशन बनने की कंडीशन हो गई दो सब्सटेंस को मिक्स करने पे कि ए और बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेरेबल होने चाहिए। ठीक है, यस सर। अब एक बार सॉल्यूशन बन गया तो एक और टाइप के फोर्सेस आएंगे, ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर? हाँ सर। यस सर। यस सर।
अगर ये फोर्सेस भी ए और बी से कंपेरेबल है, सॉरी, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये भी हो सकता है ये फोर्सेस ज्यादा हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल। और अगर ये फोर्सेस कम है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल। इस सॉल्यूशन का डेल्टा एच क्या होगा? एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, इसका तो जीरो, क्योंकि सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पहले थे और जो बाद में है सब बराबर ही है, करेक्ट? यस, इसमें नेगेटिव, नेगेटिव। ये एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। सिमिलरली वॉल्यूम चेंज क्या होगा मिक्सिंग पे? सेम रह सिमिलर जाएगा। रहेगा। 0. हाँ नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज क्या होगा? फर्स्ट वाले में सबसे फर्स्ट वाले में पॉजिटिव रहेगा। अच्छा हाँ। मिक्सिंग में पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, हाँ हाँ। क्योंकि मिक्सचर प्योर सब्सटेंसेस से तो ज्यादा ही रैंडम है। यस सर, यस सर। यस सर। चलो नोट करो। सर ये एक बार आप डेल्टा वी बता सकते हो? अरे जब फोर्सेस ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन होगा, तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास आएंगे ना एक दूसरे के, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अरे हाँ, ओके सर, ओके। नोट करो उसको जल्दी। हो गया सर. हो गया? नहीं सर, एक सर सेकंड। 1 मिनट. 1 मिनट सर। नहीं हुआ, रुके ना. Done, sir. कॉल पर
Okay, so now in this chapter, let's start with colligative properties. Colligative properties क्या है? देखो, अगर तुमने एक सॉल्यूशन बनाया, मतलब ये colligative properties जनरली हम लोग स्टडी कर रहे हैं फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, करेक्ट? तो मान लो मैंने एक लिक्विड सॉल्वेंट में कोई सॉलिड डाला, और सॉल्यूशन बनाया, ठीक है? तो इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी प्योर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज से अलग होंगी, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? सो प्योर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। ओके, प्योर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा जब हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज, जैसे मान लो एक डेंसिटी है, हाँ सर। डेंसिटी बदलेगी, यस सर। की डेंसिटी अलग होगी और NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर वाले सॉल्यूशन की डेंसिटी अलग होगी। यस सर। सर। बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा, प्योर यस वाटर सर। पॉइंट हाँ अलग, सर। सॉल्यूशन का अलग। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बदलेंगी, ठीक है? इसमें से ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिनका चेंज इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि तुमने क्या सॉल्यूट डाला है, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि कितना सॉल्यूट डाला है। ओके, सर आप एक बार फिर से बोल सकते हो? राइटिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? दोज प्रॉपर्टीज in which ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टीज whose change does not depend on identity of solute। क्या सॉल्यूट है उस पे नहीं डिपेंड करेगा। They only depend on amount of solute। कितना सॉल्यूट डाला है बस उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। मान लो मैंने 1 लीटर पानी दिया, इसकी डेंसिटी क्या होगी 1 ग्राम per ml, और बॉइलिंग पॉइंट 100 degrees. 100 डिग्री सेल्सियस। अब 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया एक्वस NaCl, इसकी डेंसिटी बदल जाएगी। हाँ सर। यस सर। और एक दूसरा सॉल्यूशन लिया 1 लीटर 1 मोलर एक्वस KCl, इसकी भी डेंसिटी अलग होगी। यस सर। अब सेकेंड और थर्ड सॉल्यूशन की क्या डेंसिटी बराबर होगी? नहीं। Almost yes. ठीक है? यस सर। तो इस डेंसिटी या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सर। नो। तो सर because it is depending on the identity of, correct? यस सर। Yes, sir. इनका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली मेजर करके सेम। तो नाउ व्हाट वी कैन से, Boiling point is colligative Boiling property. point is colligative ये property. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? हाँ सर. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट
on identity of solute, it will only depend on amount of solid added. amount of solute. तो चलो एक So, हाँ बोलो। मैं ऐसे कह सकती हूँ कि if I add 1 kg of NaCl and then 1 kg of KCl, तो end में density same आएगा. अमाउंट हमेशा मोल्स में होता है, मास में कभी नहीं होता है. Okay, sir. यूनिट ऑफ अमाउंट इज मोल्स. Okay, sir. तो मान लो एक एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, 1 लीटर पानी में मैंने 1 मोल NaCl डाला और मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया, ये आया 102 डिग्री. एक दूसरे बीकर में 1 लीटर पानी में 1 मोल KCl डाला, कितना आएगा बॉइलिंग पॉइंट? 102. तीसरे बीकर में अब कितना आएगा? 102. 102. ऑर्गेनिक है इसलिए क्या? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. अच्छा. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है बेटा, वो तो प्रूव हो गया ना पहले 2 से. लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करता है, आइडेंटिटी पे नहीं. हाँ सर. यहाँ तुमने सॉल्यूट के कितने मोल्स डाले? ग्लूकोज mole. हाइड्रेटेड है इसलिए क्या? हाइड्रेटेड कंपाउंड है. 2 मोल डाले. सर सल्यूट तो Na+ और Cl- वैसे. हाँ, में जाते ही तो वो डिसोसिएट कर जाएंगे ना. Yes, sir. ये प्रॉपर्टी तो बस ये देखेगी कि पानी को छोड़ के बाकी फॉरेन मॉलिक्यूल्स कितने हैं. उसको ये मतलब थोड़ी ना कि कौन Na+ कौन Cl-. हाँ सर. तो 2 मोल से 2 डिग्री, लेकिन ग्लूकोज तो डिसोसिएट नहीं होगा. Yes, sir. इसको 1 मोल डाला तो मतलब फॉरेन पार्टिकल्स के मोल्स कितने हुए? 1 1 mole. तो 2 मोल से 2 डिग्री का राइज था, तो 1 मोल से 1 डिग्री का. 1 डिग्री. तो अब इसका आंसर दो. वन 105. 105. बताओ. Oh. 1 मोल एल्यूमिनियम 3.5. जिसका अल्फा 0.7 है. 103.5. ठीक है. 0.8 क्यों सर? Yes, sir. 3.8 आ रहा है. अच्छा. अल्फा डिसोसिएट करेगा ना. हाँ कुछ किया होगा, मैं देखता हूँ. अरे 0.3 मोल बचेगा भी तो एल्यूमिनियम सल्फेट अनडिसोसिएटेड. हाँ अरे. हाँ हाँ हाँ. हाँ सर. तो ये तो समझ में आ गया ना कि इन कैलकुलेशंस के लिए हमें ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन को बहुत इंपॉर्टेंटली अकाउंट में लेना पड़ेगा. ठीक है. यस सर. Yes, sir. तो उसको अकाउंट में लेने के लिए हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं. सर कॉपी कर. सर बॉइलिंग पॉइंट वैसे सेम आता क्यों है? वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा ना, और वो तो आइडेंटिटी पे डिपेंड करना चाहिए. आइडियल सोल्यूशन है ना. हम्म. अच्छा अच्छा. ओके. तो इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अकाउंट में लेने के लिए हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं वैन हॉफ फैक्टर.
और ऐसे डिफाइन करते हैं वेन ट्रॉप फैक्टर को 1 + y-1 into alpha, where y is number of particles obtained by dissociation or association of one solute particle. और अल्फा क्या है? ठीक है, तो बेसिकली y कैसे, मतलब जैसे NaCl सॉल्यूट होता है, NaCl पानी में कैसे डिसोसिएट करेगा? Na++Cl-। तो एक मॉलिक्यूल से कितने पार्टिकल मिल रहे हैं? 2। क्या होगा इसमें y? 5 क्या होगा इसमें y? 2 सही है। हाँ सर। यस सर। बट सपोज अगर हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला होता, तो बेंजीन में CH3COOH cannot act as acid because benzene is not ready to play the role of base. बेंजीन उसका H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। यस सर। यस हाँ सर। सर। तो बेंजीन में इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके डाइमर बना लेते हैं। अब y क्या होगा? हाफ। हाफ। -1 सॉरी। हाफ। एक सॉल्यूट पार्टिकल से कितने पार्टिकल बने? तो यहाँ 2 से 1 बना, मतलब 1 से हाफ बना। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। और I का सिग्निफिकेंस क्या है? सिंपली अगर एक न्यूमेरिकल में मैं x मोल्स सॉल्यूट डालना, करेक्ट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने से कैलकुलेट करूंगा? Ix। यस, colligative property should be calculated by ठीक है। तो नहीं समझा ये हाँ कैसे? नहीं समझा। अरे यही देखो ना, इसका आई निकालो कितना होगा बताओ। 5। आई 5 कैसे होगा? सॉरी सर। 1 + 5 - 1 into 0.7 यस सर। यस सर। कितना आया? 3.8। यस सर। यस सर। तुमने 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट डाला सॉल्यूशन के अंदर, वो इफेक्टिवली 3.8 मोल्स पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ यस सर। यस सर। तुमने कुछ भी डाला, अब ये डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है,
ये स्टार्टिंग में अगर x मोल लिया तो फाइनली ये कितना बचेगा, x1 माइनस अल्फा, हाँ सर। हाँ सर। ये कितना बनेगा 2x अल्फा, ये 3x अल्फा। हाँ सर। टोटल पार्टिकल्स कितने बचे, इन सबको ऐड करूंगा तो x1 माइनस अल्फा x plus 4 alpha. सही है। यस सर। हाँ, x plus 5 minus 1 alpha. x कॉमन ले लो, मतलब 1 प्लस 5 माइनस 1 अल्फा, करेक्ट, Yes sir. दैट इज I। तो x मोल्स पार्टिकल तो हमने डाले, वो कैसे बिहेव करेंगे, xi मोल्स की तरह। क्लियर? यस सर। Yes sir. यस सर। सर एक बार वो पेज दिखाओ ना। ये वाला नहीं सर, वो दूसरा, इससे पहले वाला। ओके सर, डन। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट एक सॉल्यूशन का हमेशा प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा, ओके। यस सर। और जो इनका डिफरेंस होता है, So ज्यादा क्यों रहेगा? ज्यादा क्यों रहेगा, अभी पीछे तो हाँ? कौन बता रहा है? एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव बने। यस। Okay. Thanks. तो KB is molar boiling point elevation constant, और इसकी वैल्यू इज गिवन एज RT0 square by 1000 LV, where T0 is ठीक है। M क्या है, M तो याद है ना, स्मॉल m क्या होता था, मोलैलिटी। मोलैलिटी। molality, and I is Van't Hoff factor। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है,
याद है बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला? H by S. डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। Delta H by delta S. तो डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपर माइनस एंथैल्पी ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपॉन एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। हाँ सर। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? भाई बॉइल होके वेपर फॉर्म में तो सिर्फ लिक्विड ही जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो एंथैल्पी ऑफ वेपर माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की एंथैल्पी सेम होगी। डेल्टा एच मिक्स 0 था। हाँ सर। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की एंट्रोपी हमेशा प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगी। ठीक है। यस सर। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। क्लियर? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है? यस सर। ये समझाना सर। अरे यार न्यूमरेटर दोनों का बराबर है, डिनोमिनेटर में ये टर्म बराबर है, ये टर्म इससे बड़ी है, तो ओवरऑल ये डिनोमिनेटर इससे छोटा हो जाएगा ना। हाँ हाँ ओके ओके। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है, वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। हाँ सर। सर हाँ। आइडियल सॉल्यूशन अज्यूम करेगा। न्यूमेरिकल्स हम लोग सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस के लिए करेंगे, अदरवाइज एच सॉल्वेंट और एच सॉल्यूशन इक्वल नहीं रहता ना। नहीं तब नहीं होता इक्वल। ओके सर। सर एक सेकंड, हो गया सर। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, depression in freezing point. So freezing point of a solution is always less than freezing point of pure solid. ठीक है? क्लियर? हाँ सर। यस सर। रीजन सेम, वैसे ही एंट्रोपी से निकाल सकते हो। ओके। ओके सर। और सिमिलरली यहाँ भी डेल्टा टी कैसे गिवन है? के एफ एम आई, where m is मोलालिटी। molality, kf is molal freezing point depression constant, which is given as
और इसमें टी नॉट क्या है? नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। नोट कर लो। ये केएफ वाला फॉर्मूला आया कहाँ से? ये इसके डेरिवेशंस आर नॉट रेलेवेंट टू अस। चैप्टर के एंड में अगर टाइम होगा तो डिराइव करके दिखा देंगे, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. इफ यू वांट आई विल डू एट एंड. ओके. यस सर। डन सर। सर या तो घर पे हम खुद से ट्राई भी कर सकते हैं क्या? कर लेना बिल्कुल भाई. ओके. सर एक सेकंड प्लीज. हाँ डन. थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस क्या होता है मालूम है? हाँ सर, Yes, मूवमेंट sir. ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल हाई। हाई कंसंट्रेशन टू ऑस्मोसिस. हाँ बोलिए. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. From a region of its higher pressure to lower pressure across a semi-permeable membrane. कॉन्सेंट्रेशन. solvent molecule from dilute solution. solution में प्रेशर नहीं बोलते हैं. टू concentrated Concentrated. solution. separated by a semi permeable membrane. ठीक है. और इस डेफिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मत भूलना. इट इज द नेट मूवमेंट. अब ध्यान से समझो. थोड़े उस वापस भी आएंगे, हैं? थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड से भी डाइल्यूट आएंगे. यस. मूवमेंट तो दोनों ओर होती है. तो मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन और उनके बीच मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये Selective चीजें पास। सेलेक्टिव चीजें पास करने दे रही है और बाकी सबको रोक रही है. तो हमने एक ऐसी मेम्ब्रेन ली है जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास करने दे रही है, सॉल्यूट को रोक रही है. ठीक है. अब इसके दोनों ओर सॉल्यूशंस लिए जिनकी मोलैरिटी अलग अलग है. लेट्स से फॉर सेक ऑफ डिस्कशन C1 इज ग्रेटर देन C2. मतलब लेफ्ट वाला सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, राइट वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है. ठीक है. हाँ सर. यस Yes, sir. अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब इस मेम्ब्रेन में कुछ होल्स होंगे. करेक्ट.
यस सर। अब इस होल में दोनों ओर से चीजें आएंगी, दोनों ओर से सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, करेक्ट। और बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे दोनों ओर से, सही है। यस सर। तो मान लो जस्ट एक हाइपोथेटिकली मैंने कहा कि एक होल पे दोनों ओर से 4-4 पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। अब लेफ्ट वाले सॉल्यूशन में 4 में से 3 पार्टिकल्स सॉल्वेंट के हैं, तो वो तो उधर चले जाएंगे, उनको तो होल जाने देगा, करेक्ट। यस सर। यस सर। एक पार्टिकल सॉल्यूट वाला है तो उसको नहीं जाने देगा। अब लेफ्ट वाला सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब उसमें 4 में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का रेशियो कम होगा, सॉल्यूट का ज्यादा होगा, करेक्ट। यस सर। यस सर। लेफ्ट साइड से जो 4 आ रहे हैं उसमें मानते हैं 2 सॉल्यूट के हैं, तो उन दोनों को नहीं जाने को मिलेगा, और 2 सॉल्वेंट के हैं वो उधर चले गए। यस सर। तो नेट में क्या हुआ, एक लेफ्ट में आ गया। राइट से लेफ्ट में एक आ गया, और इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। यस सर। अब अगर सपोज मैं लेफ्ट वाले सॉल्यूशन के ऊपर एक पिस्टल लगा दूं, ठीक है, हाँ और इसको दबाने लग जाओ, प्रेशर लगाने लग जाओ, तो क्या होगा। सर वो राइट वर्ड जाएगा। तब लेफ्ट की ओर से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आके इस होल पे कोलाइड करेंगे। हाँ यस सर। मान लो मैंने इतना प्रेशर लगा दिया कि एक और मॉलिक्यूल आ गया लेफ्ट की साइड से सॉल्वेंट का, तो अब क्या होगा, नेट फ्लो इक्वल 0। 0, ऑस्मोसिस रुक गई। और इससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, 2 आ जाएंगे। उल्टे तरफ उल्टा हो जाएगा। जाएगा। ऑस्मोसिस नहीं होगा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं। रिवर्स। उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जब कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट मूव करा देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या डेफिनेशन है, osmotic pressure is defined as minimum pressure the pressure that needs to be applied to stop osmosis on a solution to stop osmosis into it when it is placed across प्योर सॉल्वेंट, मतलब दूसरी ओर प्योर सॉल्वेंट हो, 0 मोलैरिटी का सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यस सर। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, पाई से। ये डायग्राम देख के कुछ याद आ रहा है, पहले कभी ऐसा कुछ किया है। पिस्टन आई मीन ये हम यहाँ पे करते हैं कार Galvanic में I think वो मैकेनिक्स में किया था ये।
थर्मोडायनामिक्स में साइफन गैसियस होता है। गैसियस स्टेट केटीजी है ये, कोलिजन थ्योरी। पीवी इज यस इक्वल का डेरिवेशन ऐसे ही तो किया था, कितने कोलिजन, हाँ कोलिजन का मोमेंटम चेंज, करेक्ट। Yes, sir. ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो गिवन एज आईसीआरटी, और इसमें सी क्या है, मोलैरिटी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसमें आर तुम क्या रखोगे हमेशा, इसमें भाई आर को 0.02. 8.3 नहीं ये रखना, क्योंकि मोलैरिटी में तुम मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर रख रहे हो ना, हाँ सर। तो तुमने वॉल्यूम तो लीटर में रख ही लिया है, करेक्ट। यस सर। तो आर को ये रखना और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में आएगा, ठीक है भाई। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। नोटेड। पाइस एक तरीके का प्रेशर ओनली एंड एन बाई वी हो गया अपना सी। सर एक सेकंड प्लीज। हाँ डन। सर उस सिंबल को क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के? पाई। I. अच्छा ओके, पाई ही है, ओके। यार तुम ऐसी चीजें पूछते हो। अरे नहीं सर, मुझे लगा कि वो कुछ अलग सिंबल होगा, सॉरी। हो गया नोट। चलो अगला, फोर्थ प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है मालूम है? ये तो गैसियस में, हाँ सर। मीडियम में बहुत किया है। लिक्विड सरफेस के ऊपर हाँ कुछ रख देंगे। कवर्ड कंटेनर में है तो वेपर इवेपोरेट होगी, फिर कुछ कंडेंस बैक होगी, फाइनली एक इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम पे जो वेपर लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करे, दैट इज वेपर प्रेशर, करेक्ट। हाँ सर। तो कैन एनीबडी इन क्लास टेल मी on what factors vapor pressure depends? टेम्परेचर, Okay. है तो लिक्विड नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड कर सकते हैं। सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, उससे नहीं होता। यही मुझे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। सरफेस एरिया से होता है कि नहीं होता है? नहीं होगा। और जितना नहीं होता। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में टू इंक्रीज द प्रेशर उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी लगेंगे। नहीं होता है। इनवर्सली डिपेंडेंट होता रहेगा। डिपेंड होता है कि नहीं? सरफेस एरिया चेंज करेंगे, वेपर प्रेशर चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा सर। नहीं। सोच लो ढंग से, फिर बाद में अपना आंसर बदलना मत। नहीं होगा है ना? नहीं होगा। नहीं होगा। होगा। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं पे मेजॉरिटी है ना। चलिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है,
तो इसकी सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल करेक्ट, यस प्योर सॉल्वेंट है ये। और एक दूसरा बीकर मैंने लिया, इसमें एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसकी सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो दोनों बराबर ही रहेंगे, लेकिन इसकी सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स सॉल्यूट के भी होंगे, करेक्ट? यस और नो? यस सर। दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा कि अलग अलग होगा? अलग होगा ना? वो अलग होगा भाई, नेचर ऑफ लिक्विड मैंने नहीं बदला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना टेम्परेचर बदला ना नेचर बदला। तुमने तो दो ही फैक्टर्स लिखा है मुझे। और वेट पर भी डिपेंडेंट होगा ना? इसके वेट पे? मॉलिक्यूलर वेट। यार सेम लिक्विड है ना मेरे दोस्त, फिर वही। हाँ अभी तो केवल सरफेस एरिया चेंज हुआ था, हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ सरफेस एरिया चेंज हुआ है। सरफेस एरिया के अलावा मैंने कुछ नहीं चेंज किया है। सर, सरफेस एरिया हम लोग जब बढ़ा देते हैं तो वो 2 डायमेंशनली बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्यूबिकली बढ़ता है। तो जो सरफेस से इवेपोरेट होंगे या जो भी वो वेपराइज होंगे, वो दे वोंट बी सफिशिएंट इनफ टू फिल इन द वॉल्यूम एक्सपेंशन प्रोबेबली। तो उससे कम होना चाहिए वेपर प्रेशर शायद। भाई मैंने, सुनो, तुम गलत जगह निकल गए। ये सरफेस एरिया ए है मान लीजिए, ठीक है? हाँ सर। यहां भी सरफेस एरिया ए है, लेकिन पहले क्या था, जो चीज इवेपोरेट तो केवल लिक्विड करने वाला है ना। हाँ सर। तो पहले वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट करने वाले थे उनका सरफेस एरिया ए था। अब क्योंकि सॉल्यूशन है तो थोड़े सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। और सॉल्यूट तो इवेपोरेट हो नहीं रहा है, ओह तो अब सॉल्वेंट को जो एरिया मिलेगा वो तो ए से थोड़ा कम होगा। यस सर, यस सर। यस सर। इवेपोरेटिंग मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया कम कर दिया है मैंने। यस सर। और तुम यस सर। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर, तो आई एम सेइंग वेपर प्रेशर बराबर होना चाहिए दोनों का। बराबर नहीं होगा। एंड हाँ लिसन, सर। बॉइलिंग पॉइंट इज डिसाइडेड बाय वेपर प्रेशर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ वेपर प्रेशर बराबर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बराबर है। बट वो तो नहीं है। नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या मतलब? डिपेंड करता है कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं डिपेंड होगा। डिपेंड कराएं सरफेस एरिया पे। हाँ सर। यस सर। ये करा दिया तो हम लोग को 1 साल पीछे जाना पड़ जाएगा। गैसियस स्टेट में पढ़ा था, लिखा था, वो 2-3 एडवांस लेवल के प्रॉब्लम किए थे, एसीटोन, ड्रम और वो सब। हाँ हाँ सर। लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं था ना? अरे यार लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात थी वो। हाँ सर, पर तभी इम्प्योरिटीज नहीं थी, जैसे इसके अंदर सॉलिड है हमने डाल रखा है उसके अंदर। इम्प्योरिटीज को तो मैं बीच में ला ही नहीं रहा हूं ना, मैं तो बस एक सिंपल कंसेप्ट पूछ रहा हूं। लिक्विड का वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं, दैट्स इट। अच्छा, प्रेशर में चेंज होके फोर्स चेंज हो जाएगा क्या, जिससे बॉइलिंग पॉइंट? 1 मिनट, एक डायग्राम और बना दें तो और तुम लोग का माइंड क्लिक करेगा। रुको, लेट मी मेक वन मोर डायग्राम। एक ये तीसरा बीकर भी ले लिया, ठीक है?
हाँ सर। इसमें मान लीजिए वेपर प्रेशर है P1, इसमें P2, इसमें P3, इसमें भी प्योर सॉल्वेंट रखा है, लेकिन इसका एरिया मान लीजिए इसका जो सरफेस एरिया है वो A/2 है। अब मैं P1, P2, P3 में रिलेशन पूछ रहा सर पास्कल लॉ है क्या? इक्वल होंगे। तीनों हाँ तीनों इक्वल है तो वही ये प्रॉपर्टी कट की जाए फिर इसमें क्या पड़े, सोल्यूशन बनने से वेपर प्रेशर कमी नहीं होगा। P1 और P3 इक्वल होंगे। तो फिर रीजन समझाना पड़ेगा मुझे ढंग से। भाई P1 P3 को इक्वल कह रहे हो तो तुम कह रहे हो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो भाई 2 वाले डायग्राम, हाँ बोलो। सर फर्स्ट और सेकंड कंटेनर्स में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस पे वो सेम है। भाई सेकंड और फर्स्ट बीकर का एरिया सेम है। हाँ तो सरफेस पे टोटल मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। हाँ देखो मैंने दोनों डायग्राम में 7 बनाए हैं। फर्स्ट बीकर पे सरफेस पे वो सारे 7 मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के होंगे, दूसरे डायग्राम में उस 7 में से 5 सॉल्वेंट के होंगे और 2 सॉल्यूट के बराबर। सर तो सेकंड बीकर में effectively the number of solvent molecules which would come out in the form of vapors would be less than the first one, but Why? at the same time Why? सर क्योंकि सॉल्यूट थोड़ी आएगा साथ में वेपर में। सॉल्यूट नहीं आएगा तो सॉल्वेंट को क्यों कम कर रहे हो तुम? बॉइलिंग पॉइंट में जो सॉल्वेंट इसलिए कम कर रहे हो क्या कि सॉल्वेंट 5 है? सॉल्यूट इज अट्रैक्टिंग द सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो उसका वेपराइजेशन कम होगा। एक एक करके यार, एक एक करके। हाँ यस, पहले जो 7-5 वाला डिस्कशन कर रहा था स्टूडेंट वो बात करो। हाँ भाई तुम इसलिए कम कर रहे थे कि 5 है इसलिए? हाँ शायद इसलिए बोल रहा था। इसलिए बोला तो तुमने बोला ना कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। फिर तो तुम यही कह रहे हो ना 5 मॉलिक्यूल सरफेस बना रहे हैं कि 7 मॉलिक्यूल सरफेस बना रहे हैं। सर बट जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड कि उसका जो इफेक्टिव सरफेस एरिया मिल रहा है वो कम मिल रहा है, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम है। वही तो भाई, यहाँ पे पूरा A मिल रहा है, यहाँ 5A/7 मिल रहा है। हाँ यानी तुम कह रहे हो सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, कम मॉलिक्यूल जाएंगे क्योंकि कम सरफेस एरिया है। Sir, but vapor would be formed only by the molecules on the surface of the meniscus तो नहीं, only on the surface of the liquid, right? Yes. Sorry. Yes, agreed. सरफेस वाले मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। So sir, फर्स्ट वाले बीकर में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा है सेकंड वाले से। कैसे ज्यादा है? सर ऑन द सरफेस ज्यादा नहीं है। अरे यार ये बाहर जाएगा तो नीचे वाला यहाँ आ जाएगा, इसका भी ये जाएगा फिर एक नीचे से आ जाएगा, मॉलिक्यूल खत्म थोड़े होने वाले हैं। सर आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग। सर अभी मुझे शायद मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं ना विद द सरफेस मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर से ऊपर जाते हैं। हाँ सर तो मतलब पहले केस में कुछ ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसके वजह से मतलब सॉरी जो सॉल्यूशन के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस पे मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन वी आर कमिंग टू सेम। सर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना तो मतलब
इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट सेम ही रहेगा। हाँ बिल्कुल सेम होगा। इस डायग्राम में सरफेस पे सिर्फ 3 मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, हाँ तो सर। छोटा भी कर लिया है। तो आत्मन जो तुम यहाँ कह रहे थे ना कम है, तो भाई फिर P3 को भी हाँ। कराना, फिर मैं हाँ फिर वो हिसाब से तो हाँ ओके राइट। हाँ राइट राइट। कोई कुछ एनर्जी, तो एक मिनट प्रेक्षा, somebody was talking about energy, वो इम्पोर्टेंट कौन था? सो मैं बोल रहा था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स को डिफरेंटली अट्रैक्ट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू P1 और P3 के केस में। एक मिनट में जान, ये मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, ठीक है, इसको कौन लोग पकड़ रहे हैं, कौन रोक रहे हैं? सॉल्वेंट्स। और ये वाला करेक्ट, यस सर। और इसके नीचे जो होंगे करेक्ट। यस सर। ये बाहर जा रहा है, इसको कौन रोकेगा? या रुको, ये बाहर जा रहा है, इसको कौन रोकेगा? सॉल्वेंट और लेफ्ट वाला। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। ये दोनों ना। हाँ यस सर। AA forces are equal to BB forces are equal to AB, सबका रोकने की ताकत बराबर है। हाँ तो एनर्जी तो पकड़नी नहीं है। हाँ सर। तो चले आगे अब, और कुछ एक्सप्लेन कर पाएगा कोई भी? शुड आई स्टार्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन? तो देखो, सरफेस एरिया वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझते हैं। वेपर प्रेशर, हु इज अनम्यूटेड? Does not depend on surface area. But it depends on fraction of surface area. Occupied by evaporating molecule. यहां सरफेस एरिया कितना था पहले केस में? A, ठीक है। यस सर। यस सर। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कितने फ्रैक्शन में थे उसके? 1 मतलब हाँ। यहां सरफेस एरिया कितना है? A, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कितने फ्रैक्शन में? 5/7। यहां एरिया A/2 है, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कितने फ्रैक्शन में है? 1। तो इन दोनों का बराबर होगा, लेकिन इसका कम होगा। दूसरे लॉजिक से समझाएं? हाँ सर। ये हम लोग किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। यही बेटा, रिएक्शन बता दो इतना तो। क्या रिएक्शन है जिस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? लिक्विड टू गैस, गैस टू फेज चेंज। सॉल्वेंट लिक्विड गोस टू मॉलिक्यूल्स गैस। लिक्विड गोइंग टू गैस। हाँ करेक्ट। यस 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 सर। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? concentration of air। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। हाँ सही बात। हाँ बट वेपर प्रेशर। हाँ सर। हाँ यस सर। कैसे लिखेंगे इसको? एक्टिव मास ऑफ ए, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अपॉन 1। क्यों लिखोगे ये 1? Is active mass of a liquid 1?
Yes, sir. इट्स ऑलवेज कांस्टेंट, तो फिर वो के में चला जाता है। हाँ, वो बोलो ना पूरा। इट इज नॉट वन, इट इज अ कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड हेंस वी टेक दैट कांस्टेंट इन के। अग्रीड? यस सर। अब यहां पे एक्टिव मास की डेफिनेशन क्या थी? बोलो जरा, अभी सब समझ में आ जाएगा। क्या थी एक्टिव मास की डेफिनेशन? देखो, इक्विलिब्रियम के नोट्स ओपन करो, एग्जैक्ट वर्ड्स नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है। फिर से बोलो। वो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट करते हैं। आई एम सेइंग आई वांट एग्जैक्ट वर्ड्स। अच्छा, एक सेकंड। molecular concentration which can actively participate. Molecular concentration which can actively participate in particular reactions में which molecules can actively participate? Solvent Solvent. molecule. Solvent molecules on the surface. हाँ सर। हाँ, okay. Yes, sir. Concentration मैं कैसे दूंगा? Fraction of surface available to them. यस सर। तो फ्रैक्शन बदला मतलब मैंने ये एक्टिव मास बदल दिया। फ्रैक्शन जितना कम वेपर प्रेशर उतना ज्यादा है। करेक्ट? यस सर। हाँ, अगर मैं पूरा दे रहा हूं, मतलब पूरा 1 फ्रैक्शन दे रहा हूं, तो वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। सरफेस को बड़ा छोटा करने से नहीं बदलेगा। ठीक है? हाँ सर। तीसरे लॉजिक से समझाएं जो शायद सबसे अच्छा है। पहले बीकर का रिएक्शन क्या है? ए प्योर लिक्विड इज गोइंग टू गैस। ठीक है? यस सर। और दूसरे में ए लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज गोइंग टू गैस। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। Is equilibrium constant of these two reactions? No sir. नो। नो सर। Why no? सर कांस्टेंट है वो करेगा। Constant को अलग कर ले फिर नहीं होगा। ये बात लॉजिक नहीं लेना, और कुछ वजह तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो भाई। इफेक्टिवली लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स गैसियस ए में जा रहे हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। यस सर। यस सर। इस रिएक्शन का डेल्टा जी रिएक्शन क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। हाँ, हाँ। Yes, sir. कंटेंट भी अलग है। डेल्टा एच तो दोनों का सेम है, हाँ, हाँ। डेल्टा एस अलग है। और डेल्टा एस बदल गया है। डेल्टा एस में क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। Solution में ज्यादा है। सोल्यूशन ज्यादा रैंडम है, तो डेल्टा एस आर डैश नेगेटिव है। डेल्टा एस आर। यस सर। करेक्ट? तो ये डेल्टा जी आर डैश हायर है, यस सर। तो इसका दूसरे वाले रिएक्शन का के लोअर है। हाँ। के लोअर है मतलब वेपर प्रेशर कम है। करेक्ट? यस सर। चलिए, हाँ, तो भाई कैसे देंगे वेपर प्रेशर से? तो मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे प्रेशर है P1, और दूसरा बीकर है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे प्रेशर है P। तो यहाँ कितना सरफेस एरिया का फ्रैक्शन अवेलेबल है इसको? 1। यहाँ कितना सरफेस एरिया का फ्रैक्शन अवेलेबल है? 5/7। 5/7। लेस देन 1। सॉरी लेस देन 1। Less than नहीं, मुझे अब एक नंबर चाहिए। P by P naught, P by P naught. भाई जनरल फॉर्मूला और बताओ कितना फ्रैक्शन अवेलेबल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
सोल्यूशन तो होमोजीनियस है, हाँ okay हाँ 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 राइट। हाँ तो फ्रैक्शन पूरे सोल्यूशन में वही सरफेस पे भी होगा। हाँ यस सर। तो जब वन पूरा फ्रैक्शन अवेलेबल है तो प्रेशर पी नॉट, जब इतना फ्रैक्शन अवेलेबल है तो प्रेशर पी, तो व्हाट आई कैन से P by P naught is x solvent by 1 हाँ करेक्ट। यस सर। यस सर। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके भी लिख लेते हैं। सर एक मिनट नोट डाउन कर। मैं तो प्रिफर ऐसे ही यूज करना करता हूं, बट इसको जनरल जो डिराइव डिफाइन या मतलब जिसने फाइंड किया था, तो P by P naught is mole fraction of solvent, and mole fraction of solvent I can write as 1 minus mole fraction of solute. यस सर। यस सर। So I can write mole fraction of solute is equal to 1 minus P by P naught. यस सर। हाँ सर। P naught minus P by P naught is mole fraction of solute, and this is called as, अच्छा mole fraction of solute कैसे लिखोगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स बाय ऑफ टोटल सॉलिड मोल्स। अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कोई ढंग से बता सकता है मुझे? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस बेटा आई कहाँ गया? आई भूल गए? मोल जितने आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? तो हाँ Yes, हमें sir. इफेक्टिव मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना पड़ेगा राइट? हाँ ओके समझा। सर ये समझा सकते हो पहले प्रीवियस पेज वाला? क्या इसमें वही जितना फ्रैक्शन सरफेस का अवेलेबल है उतना ही फ्रैक्शन कर दिया प्रेशर। हाँ नहीं वो वेपर प्रेशर डिपेंडेंसी वाला सर। वेपर प्रेशर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। हाँ सर। तो अगर वो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन लिक्विड का जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है वो बदलेगा तो वेपर प्रेशर बदलेगा ना। हाँ सर ओके ओके सर। तो सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट नहीं है लेकिन, है ना? सरफेस एरिया पे नहीं है, लेकिन कितना फ्रैक्शन सरफेस है अवेलेबल है उस पे है। हाँ सर। हाँ सर ओके। सर आप वो पेज दिखा Sure. सकते जहाँ पे सरफेस एरिया के बारे में लिखा था? सर एक एक करके थोड़ा पेजेस दिखाते रहिए ना, इधर डिस्कस हो गया सर। ओके। सर इसके दो पहले वाला। ओके सर। तो इसको कैसे लिखते हैं? देखो इसमें LHS क्या है, P नॉट माइनस P बाय P नॉट क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of solid, ठीक है? यस सर। क्लियर? अच्छा ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर एक मेन हेडिंग रखी है। ये जो चारों की है ना, ये सब हमने किसके लिए की है? सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड या लिख बोल सकते हो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। लिक्विड इज अ वॉलेटाइल थिंग, करेक्ट? एंड सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन इवेपोरेटिंग। ओके? यस यस। तो कंबाइंड हेडिंग चारों के ऊपर डाल देना।
नॉन वॉलेटाइल solute in volatile solute. ठीक है? यस सर। एंड सिमिलरली अब एक लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन को मैं कैसे लिखूंगा? वॉलेट या ऐसे लिखूं, सोल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। मान लो दो लिक्विड का मिक्सचर लिया, इसमें बस हमें इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ही पढ़ना है। इसका मोल फ्रैक्शन लेट से x से, इसका xb। क्या होगा इस सोल्यूशन का प्रेशर? भाई A इवेपोरेट करेगा, हाँ सर। A का पार्शियल प्रेशर कितना आएगा ऊपर गैसेस में? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू प्रेशर ऑफ प्योर A। हाँ यस सर। यही अभी किया ना राउल्स लॉ में। हाँ सर। This is also called as Raoult's law. और B का कितना आएगा? वन माइनस एक्स इंटू XB नॉट। बी नॉट। हाँ टोटल प्रेशर क्या होगा? ठीक है सर। यस सर। तो A और B में भी, गैसियस स्टेट में भी A और B का मिक्सचर है, करेक्ट? यस सर। गैसियस स्टेट में क्या मोल फ्रैक्शन सेम x से xb होंगे? एक्स से पी ए नॉट और एक्स बी पी बी नॉट होगा। भाई मान लो गैसियस स्टेट में मोल फ्रैक्शंस y a y b, तो कैसे निकाल सकते हैं? डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं। गैसियस फेस में मोल फ्रैक्शन इज पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। यस सर। हाँ और सिमिलरली yb क्या होगा? एक्स बी पी बी नॉट। अग्रीड? नोट कर लो। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। बुकलेट है सोल्यूशन की? हाँ। नहीं सर, आप भेज सकते नहीं है। ठीक है, मैं मंगा के भेजूंगा शाम तक। होमवर्क कितना करोगे? नेक्स्ट क्लास कल है कि नेक्स्ट वीक है? नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक। तो कितना कर पाओगे होमवर्क बताओ? सर अगला हफ्ता तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करनी है। चैप्टर खत्म हो गया है थ्योरी वाइज। कौन सा, ये वाला? हाँ कंडीशन खत्म? हाँ, बस इतना ही करना है। क्या मतलब खत्म हो गया? थ्योरी खत्म हो गई, अब प्रॉब्लम्स करने हैं। तो वो मैं पूछ रहा हूँ नेक्स्ट वीक तक कितनी बुकलेट कंप्लीट कर पाओगे? सर नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रो का रखो ना, मतलब उसके नेक्स्ट वीक वो करो ना। देखो अब थ्योरी वाइज योर फिजिकल केमिस्ट्री होगा, एक न्यूक्लियर बचा है, इससे भी कम है थ्योरी। लेकिन ये समझ लो इसकी थ्योरी तो बहुत कम है, लेकिन ना इसके प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशंस की बहुत ट्रिक्स आती है, तो हम लोग को इसमें प्रॉब्लम्स बहुत करनी पड़ेंगी। ओके सर। ये जो एक पेज की थ्योरी लिखी ना, सोल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, इस पे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बनते हैं।
सिर्फ यही इक्वेशंस यूज होंगी, लेकिन कैलकुलेशंस और ट्रिक्स बहुत इन्वॉल्व हो जाती है। तो नेक्स्ट वीक से क्लास में हम लोग थोड़े थोड़े जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं वो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो अभी तो तुम लोग नेक्स्ट वीक तक तो इलेक्ट्रो की बुकलेट करोगे, तो आई शुड नॉट गिव एनी होमवर्क फ्रॉम सॉल्यूशन बुकलेट, करेक्ट? मत दो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक की क्लास में पहले इलेक्ट्रो की बुकलेट डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, और फिर सॉल्यूशन की बुकलेट से क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? यस सर। सर ये दोनों पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी है ना? ये वाई बी, ओके। नहीं, वाई बी आर मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन गैसियस स्टेट। ए का पार्शियल, ओके, हाँ हाँ हाँ, पार्शियल प्रेशर का तो डायमेंशन भी नहीं है, ओके हाँ, ओके। सर हाँ इसकी बुकलेट काफी साइजेबल है, इसका वेटेज अच्छा रहता है क्या? अच्छा, वेटेज अच्छा, चैप्टर छोटा है, वेटेज अच्छा है। में एक क्वेश्चन आ ही जाता है क्या? एक या दो आ जाते हैं। सॉलिड स्टेट जैसा ही है पूरा मतलब? सॉलिड स्टेट जैसा ही है। सॉलिड स्टेट में तो तब भी गलती होने के थोड़े चांसेस हैं। ये अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। ओके सर। सर वो लॉ का नाम क्या था, वो एक बार दिखा सकते हो आप? लॉ। ओके सर। सर एक बार इससे पहले वाले पेज पे जाए ना, इससे पहले वाले। बोलो। ओके, नहीं देखना था, कुछ छूट नहीं है ना। चलो फिर टुडे आई विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास तक प्लीज डेफिनेटली कंप्लीट इलेक्ट्रो बुकलेट, ओके? हाँ यस सर। सर। यस। यस सर। चलो। सर ये हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये दो चार छोटी चीजें हैं, वो थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लूं, फिर वो सब एंड में कराएंगे, ठीक है? हेनरीज लॉ इज फॉर गैसेस इन लिक्विड्स। हम लोगों ने आज दो टाइप के सोल्यूशन किए ना, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। ओह ओके, वो गैस है। लॉ इज फॉर गैस इन लिक्विड। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय थैंक सर। यू सर। बाय सर।